नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉस्ट्री में। दोस्तों आज की जो है वीडियो वो है बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल 2020 की। दोस्तों बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है 2020 में। दोस्तों ये जो है अभी तो शुरुआत है, अभी जो है जनवरी तक 2020 जनवरी तक ये अपडेटेड है। इसके बाद भी जो है सेम ही होने वाली है। अगर कुछ उलटफेर होगी या कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको जो है सबसे पहले अपडेट कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद वाली जो है सेकेंड पार्ट इसके आएगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 30 ऐसे जो है जो मंत्रियों के नाम आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने वही सारे चुने हैं और इसकी सेकेंड पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको जो है हो सके तो आपको नेक्स्ट डे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको जो है वीडियो की जो है वह लास्ट जब एंडिंग होते वक्त आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोग करिए इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के जो है वह मज़ेदार सी वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल आज इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम यहाँ पे देखने वाले मंत्रिमंडल के नाम, जो बिहार के कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन से पोस्ट पे हैं, तो वो देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्ट अगर बात करना चाहेंगे तो आपको मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट करें और हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी विषय या किसी भी जो है आप जो है वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए भी आप हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं सबसे पहला जो है मंत्री वह बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों नीतीश कुमार जी जो हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत भी इंटरेस्टिंग सी बात आपको जो है इस वीडियो में पता चलेगी, तो आप लोग बने रहिए, पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वह सुशील कुमार मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है? दोस्तों बिहार के राज्यपाल जो हैं वह फागु चौहान जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो है करीब 1.5 से 2 महीने पहले ये बदले गए थे, और अगर आप बाद में देखें तब भी आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार के जो है राज्यपाल कौन है वर्तमान में? फागु चौहान जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं या स्पीकर हम कह लें विजय कुमार चौधरी जी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सरारंजन क्षेत्र जो कि समस्तीपुर ज़िले में पड़ता है, उस सरारंजन क्षेत्र से जो है ये विधायक हैं, और ये जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में के जो है विपक्ष के नेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के जो हैं विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो लालू जी के बेटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया बिहार विधानसभा, अब बता रहा हूँ बिहार विधान परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो हर एक एग्ज़ाम होती है, अगर बिहार की होती है तो इसमें क्वेश्चन आती ही आती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में ज़रूर रखें। बिहार विधान परिषद के जो है सभापति कौन है वर्तमान में? तो मोहम्मद हारून राशिद। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारून राशिद जो हैं वह बिहार विधान परिषद के जो हैं वह सभापति हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के नेता सत्तारूढ़ दल के कौन हैं? जिसे हम पक्ष कह सकते हैं। तो सत्तारूढ़ दल के नेता जो हैं बिहार विधान परिषद में श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, और ये जो हैं अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? आपको मैंने इससे पहले जो है वह सभा का बताया था, अभी जो है परिषद का बता रहा हूँ। तो श्रीमती राबड़ी देवी हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के पुत्र जो हैं वह बिहार विधानसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं, और ये जो है श्रीमती राबड़ी देवी वह परिषद में जो है वह विपक्ष के नेता हैं। यह एकमात्र ऐसी महिला है जो बिहार की जो लेडी यानी कह ले महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गृह मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के गृह मंत्री कौन है? बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होगा कि
नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये गृह मंत्री कैसे, तो मैं बता दूं इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है, ये अपने ऊपर रखे हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद और गृह मंत्री के जो है पद पे जो है यही कार्यरत होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री के बारे में भी बता दूं कि सुशील कुमार मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं ही, वर्तमान में भी हैं। तो दोस्तों ये अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभार है, उसी तरह जो है सुशील कुमार मोदी जी के ऊपर भी जो है वह अतिरिक्त प्रभार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कृषि मंत्री कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री कौन हैं, तो फ्रेंड्स बता दूं वर्तमान में जो है बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी हैं। दोस्तों ज़रूर ध्यान में रखिए, ये सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, श्रवण कुमार जी हैं। कौन है दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, जिसे हम एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री तो कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है बिहार के पथ निर्माण मंत्री की, तो नंद किशोर यादव जी। जी हाँ दोस्तों, नंद किशोर यादव जी जो हैं वह बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री कौन है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री कौन है, तो खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद। जी हाँ दोस्तों, खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद जो है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री हैं। दोस्तों इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि इनका नाम जो है आप अगर मंत्रिमंडल में अगर सर्च करोगे या देखोगे तो सिर्फ जो है वह खुर्शीद के ही नाम से आपको जो है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं गन्ना मंत्री के रूप में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इनका जो है उर्फ एक जो है ज़्यादा नाम जिनका होता है, एक से ज़्यादा नाम, तो वो अपने जो है नाम के पीछे लगाते हैं, तो ये उर्फ फिरोज़ अहमद, आप इन्हें दोनों नाम से भी जाने जा सकते हैं दोस्तों। अगर दोनों में से कोई भी नाम आए तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री कौन है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी। कौन है दोस्तों, बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के जो है वह पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में, तो कृष्णा कुमार जी जो हैं वह बिहार राज्य पर्यटन मंत्री हैं, कृष्णा कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल हैं। दोस्तों ये तो मंत्रिमंडल में नहीं आती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम जो है इसमें ऐड करे हैं। तो पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल जी हैं। चलिए हाल ही में ये चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के लोकायुक्त कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लोकायुक्त कौन हैं, तो बिहार के जो है लोकायुक्त वह श्याम किशोर शर्मा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है, तो ये जो है विनोद कुमार सिंह जी हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी एग्ज़ामों में काम आने वाली ये सारी क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है। तो दोस्तों बिहार के जो है वर्तमान में मुख्य सचिव वह है दीपक कुमार जी। ठीक है दोस्तों, दीपक कुमार जी हैं बिहार के मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के महाअधिवक्ता कौन है। तो फ्रेंड्स बिहार के महाअधिवक्ता कौन है,
जी हाँ दोस्तों, ललित किशोर सिंह बिहार के महाअधिवक्ता कौन है वर्तमान में? तो ललित किशोर सिंह जी जो हैं वो वर्तमान में अभी बिहार के महाअधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अशोक कुमार सिंह जी हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक कुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। राज्य के यानी कि बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिलमणि मिश्र जी, दिलमणि मिश्र जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्वर्ण जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार के स्वर्ण जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह DK त्रिवेदी गुप्ता जी हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पुलिस महानिर्देशक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के पुलिस महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में जो है बिहार के पुलिस महानिर्देशक वह गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी सेकेंड पार्ट जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको जो है नेक्स्ट डे इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये सारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर अगर जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा याद कर ले। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के 5 धाकड़ न्यूज एंकर के बारे में। आजकल के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत ज्यादा महत्व है। हर छोटी से बड़ी खबर हम लोगों को न्यूज चैनल या अखबार के जरिए मिल जाती है। इन्हीं न्यूज चैनलों में एंकरिंग करके दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से लोगों को रूबरू करा रहे हैं बिहार के महान भूमि पर जन्मे कुछ ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स एवं जर्नलिस्ट जो बिहार का नाम पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे ही मशहूर जर्नलिस्ट के बारे में। अंजना ओम कश्यप, जो कि हिंदुस्तान की जानी मानी जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर है। इनका जन्म 12 जून 1975 को बिहार के रांची शहर, जो अब झारखंड में है, में हुआ था। पत्रकार के रूप में दशकों के अनुभव के साथ अंजना निर्भीक अंदाज के साथ खबरों को जनता के सामने पेश करती है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर अंजना का विशेष ज्यादा धमक है। न केवल ग्राउंड रिपोर्ट बल्कि जनता के साथ लाइव शो के जरिए अंजना ने देश भर की हर बड़ी खबर को जनता तक पहुंचाया है। आज तक पर हल्ला बोल और स्पेशल रिपोर्ट के लिए अंजना बहुत मशहूर है। अंजना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रांची झारखंड से की है। अंजना के मंत्र है धारदार पत्रकारिता, जो मुद्दों के साथ कभी समझौता न करे। धारदार सवालों की बौछार अंजना की पहचान है। अंजना ने कई आम और विधानसभा चुनाव देश के कोने कोने में जाकर कवर किए हैं। हर चुनाव में हजारों किलोमीटर तक अंजना का चुनावी कारवा चलता है। जो अपने शो राजनीति के जरिए अंजना ने टीवी पत्रकारिता में ये साबित किया है। अंजना ओम कश्यप आज तक समाचार चैनल का एक कार्यकारी संपादक है। वह भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध पत्रकारों में से है। श्वेता सिंह, जो आज तक की मशहूर न्यूज प्रेजेंटर हैं, इनका जन्म 14 दिसंबर 1977 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। श्वेता स्पोर्ट्स संबंधित न्यूज को कवर करने में एक्सपर्ट है। उनका एक शो सौरभ का सिक्सर को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया SIFI के द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम अवार्ड से 2005 में सम्मानित किया गया।
पत्रकारिता में 2 दशक से अधिक वक्त बिता चुकी श्वेता 15 वर्षों से आज तक से जुड़ी है। श्वेता इकलौती पत्रकार है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एंकर, सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर और सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर का अवार्ड मिल चुका है। 2016 में श्वेता को अलग अलग समारोह में कुल 12 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्वेता सिंह समाचार प्रस्तुत करता है। वह आज तक में विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर और कार्यकारी संपादक है। सुशांत सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पटना के संत जेवियर हाई स्कूल से की और इग्नू से बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। उसके बाद हायर नेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटरिंग के लिए इडिक्सल यूनिवर्सिटी लंदन गए। उनके कुछ कार्यक्रम जैसे प्रश्नकाल, सुनो इंडिया, जवाब तो देना होगा बहुत मशहूर हुए, क्योंकि उसमें रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली समस्याओं की चर्चा हुई थी। प्रसून वाजपेयी का जन्म 18 मार्च 1964 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आज तक पर 10 तक नाम से आ रहे शो के लिए प्रसून बहुत मशहूर हैं। 29 साल के अनुभव के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में काफ़ी मशहूर हैं। इन्होंने अपना करियर 1996 में आज तक के साथ शुरू किया। 2001 में इनको इंडियन पार्लियामेंट अटैक पर एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि इन्होंने लगातार 5 घंटे तक लाइव एंकरिंग की थी। इसके अलावा 2005, 6 और 6, 7 में इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने 6 किताबें लिखी है जो पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं। रवीश कुमार का जन्म बिहार के मोतिहारी में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। ये भारत के राजनीतिक मुद्दे को कवर करने के लिए मशहूर हैं। ये एनडीटीवी न्यूज के फेमस शो रवीश की रिपोर्ट, प्राइम टाइम और हम लोग के जरिए मशहूर हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पटना के लोयला हाई स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2010 में इनको भारत के राष्ट्रपति से गणेश संस्कार विद्यार्थी अवार्ड मिला और साथ ही साथ 2007 में और 2013 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है उन सभी को आज हम लोग करेंगे। और ये अपडेट मैं 9 अगस्त 2020 तक का दे रहा हूँ। कब का, ध्यान से सुन लीजिए, 9 अगस्त 2020 तक का। अगर इसके बाद भी कोई चेंजमेंट होता है तो मैं आपको नए वीडियो के द्वारा जो है अपडेट कर दूंगा, या नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर कमेंट चेक कर लीजिए कि मैंने कुछ पिन तो नहीं किया है, ठीक है, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। मैंने 1 अगस्त को ही एक वीडियो वर्तमान में कौन क्या है अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है कुछ चेंजेस हो गए बहुत सारे चीज़ों में। तो चलिए उस चीज़ों को देख लेते हैं, साथ ही सभी वीडियो को यानी कि सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सभी जो है न्यू अपडेटेड है। साथ ही बहुत से बच्चे कमेंट किए कि सर आप जो है थोड़ा स्पीड में बताते हो, तो इसलिए आज जो है हम लोग स्लो चलेंगे, ठीक है। अच्छा, रामनाथ कोविंद जो है ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। रामनाथ कोविंद को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फोटो मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अच्छा, रामनाथ कोविंद तो राष्ट्रपति हैं। अच्छा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अभी जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनको वेतन के रूप में कितना मिलता है, तो 5 लाख प्रति महीना मिलता है। कितना, 5 लाख पर महीना यानी कि पर मंथ मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। कितनी होती है, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र। वहीं राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है।
अच्छा, राष्ट्रपति जो है यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। अच्छा, ये वेंकैया नायडू कितने नंबर के हैं? तो 13वें नंबर के। कभी कभी नंबर भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में सारा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वेंकैया नायडू जो है ये 13वें नंबर के हैं। अच्छा, प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ ही ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपने राज्यसभा का नाम सुना होगा, उनका जो है ये सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। वहीं उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र भी कितना होता है? तो 35 वर्ष ही होता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में, यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए? तो 0, 1 भी रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हें जो है राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू को 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आपको सभी को पता होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी कितने नंबर के हैं? तो अभी जो फिलहाल ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो वो होती है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर आप गलत बता दिए। नहीं, आपको याद रखना ये 25 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र होती है भारत के प्रधानमंत्री बनने की। वहीं अगर वेतन की बात की करें तो वेतन के रूप में जो है इनको 1,60,000 दिया जाता है। ठीक है, 1,60,000 इनको वेतन के रूप में दिया जाता है। बाकी अलग से इनको कुछ भी मिले वो ऐड नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको सीधा पूछा जाए वेतन तो आपको बताना 1,60,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि भारत का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब आपको बताना है प्रधानमंत्री। लेकिन अगर संविधान की बात कर दे यानी कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो आपको बताना है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो आपको बताना है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगला है भारत के रक्षा मंत्री जो है कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अच्छा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये राजनाथ सिंह है। अगला जो है ये पूछा जाता है कि रक्षा सचिव कौन है अभी? तो अजय कुमार जो है रक्षा सचिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में है। वहीं अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। अच्छा, भारत के जो प्रथम जो है विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1946 के आसपास। ठीक है, अगला है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन, अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं। वहीं अगर प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो लियाकत अली खान थे। ठीक है, अगला है भारत के जो है शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, वहीं अगर प्रथम भारत के यानी कि भारत की प्रथम जो है शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुल 70 क्वेश्चंस कराऊंगा। कितना? कुल 70। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुल 70 क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए और मैं 70 जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारत के खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अगला है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा, ये उर्वरक और रसायन मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास पासवान। नेक्स्ट है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अगला है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो आपको बताना है रमेश पोखरियाल। फ्रेंड्स, हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट वहीं डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट अगर अदरवाइज नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
अगला है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। वहीं आगे 16 नंबर की क्वेश्चन बात करें तो वह है भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो आपको बताना है स्मृति ईरानी है। आप देख सकते हैं यह है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। साथ ही ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। यहाँ है आपका ये हर्षवर्धन गौड़ा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो आपको बताना है प्रकाश जावड़ेकर इसका आंसर। साथ ही पर्यावरण तथा वन साथ ही जलवायु मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ये रही आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर की फ़ोटो। नेक्स्ट है भारत के रेल मंत्री कौन है अभी? तो पीयूष गोयल हैं। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो आसफ अली थे। बहुत से बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने गलत बताया। ठीक है, आप जो है गलत बता रहे हैं, इसका आंसर जॉन मथाई होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था आपको वीडियो में कि भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। अगर आप लोग जॉन मथाई के बारे में बता रहे हैं तो वह स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो और आप लोग बोलने लगते हो गलत गलत गलत। गलत नहीं होता फ्रेंड्स, कभी कभी मिस्टेक भले हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम रेल मंत्री तो आपको बताना है आसफ अली। वहीं अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री पूछा जाए रेल मंत्री तो आपको बताना है जॉन मथाई। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब रेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो आपको बताना है 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे बात करें भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये भी पीयूष गोयल ही हैं। ठीक है, अगला है भारत के कोयला मंत्री कौन है? अगला है भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको जो है अच्छी नॉलेज दे पा रहा होगा। ठीक है, साथ ही यह वीडियो मैं आपके लिए जो है स्लो मोशन में बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ रह जाता है तो आप लोग निश्चित तौर पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, ये रही आपके सामने फोटो गजेंद्र सिंह शेखावत की। नेक्स्ट है आपके सामने राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वेंकैया नायडू हैं। कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सभापति कौन हो गए? तो वेंकैया नायडू जी हो गए। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को अब जो है वेंकैया नायडू को वेतन तो मिलता है 4 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख मिलता है। लेकिन ये किस पद के लिए मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेंकैया नायडू को 4 लाख रुपया मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति के नाते इनको 1 भी रुपया नहीं मिलता, यानी कि 0 मिलता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा का सदस्य जो अगर बनना हो तो उसके लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 6 वर्ष चाहिए। कितना? 6 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का कोई सदस्य बन गया है तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का? मैं उल्टा बता दिया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना हो तो उसके लिए आपको कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी होगा एज। ठीक है, वहीं अगर वो सदस्य बन चुका है तो उसके लिए उसका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा। कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। ये राज्यसभा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 245 है। वहीं अधिकतम बात की जाए तो अधिकतम जो है 250 है। कितनी? 250 अधिकतम है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस आगे देखते हैं आगे क्या है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद ये रहे, दीपक वर्मा ये रहे और थावरचंद ये रहे। ठीक है, चलिए अब आता है आप लोगों के सामने लोकसभा से। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला जी हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में तो ओम बिरला है,
लेकिन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है ओम बिरला को, तो 4 लाख मिलता है। कितना? 4 लाख मिलता है। ठीक है, चलिए लोकसभा से संबंधित भी हम लोग अब बातें कर लेते हैं। अगर लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए एज कितना चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। अगर वो 25 वर्ष यानी कि अगर वो सदस्य बन गया तो उसके बाद उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वहीं लोकसभा का जो अभी प्रेजेंट टाइम में सीट है वह 545। कितनी है? 545 और अधिकतम है 552। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 552। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। अगला है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के पहले लोकपाल कौन बने? क्या है? भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और ये 47वें नंबर के हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, नंबर को नहीं भूलना फ्रेंड्स, नंबर को याद रखना है। ये रही आपके सामने जो है मुख्य न्यायाधीश की फ़ोटो, यानी कि शरद अरविंद बोबडे की फ़ोटो। ठीक है, अच्छा चलिए मैं इससे संबंध आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन? प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एच.जे. कानिया। ठीक है, क्या पूरा नाम क्या है इसका? हरिलाल जेकी सुंदास कानिया। ठीक है, अच्छा वर्तमान में जो मुख्य यानी कि न्यायाधीश की संख्या है सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि न्यायाधीश की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? तो आपको बताना है कुल 34 है, जिसमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और बाकी इधर है न्यायाधीश। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कुल कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 मिलता है। कितना मिलता है? 2,80,000 मिलता है। और वेतन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल ग्रुप डी और एनटीपीसी ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से एक और फैक्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ये अनुच्छेद 124 के तहत होती है। कितना? 124 के तहत होती है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अच्छा कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है सेवानिवृत्ति कितनी होती है साल में? तो 65 साल में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर वहीं बात करें उच्च यानी कि उच्च न्यायालय के, किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो उनके लिए होता है 62 वर्ष। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे का क्वेश्चन है भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और ये 28वें नंबर के हैं। आगे है भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो आपको बताना है आर.के.एस. भदौरिया है। कौन है? आर.के.एस. भदौरिया। और ये कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह और ये 24वें नंबर के हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये तीनों में जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुख्यालय भी कई बार पूछा गया है। और आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ। भारत के पहले सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन बने हैं? यह है विपिन रावत। ठीक है, अच्छा सीडीएस करते क्या है आमतौर पे? तो इन तीनों पर जो है अपना जो है एक तरह से बैलेंस बना के रखते हैं इन तीनों पे। ठीक है, इन तीनों को जो है एक तरह से बैलेंस बना के रखते हैं कि ये सभी जो है अच्छे से कार्य करे और एक दूसरे से मिलकर कार्य करे। ठीक है, जहाँ जो है असमानता हो तो उसे समानता में ला दें, यानी कि इक्वल में ला दें। ठीक है, चलिए अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिमल जुल्का हैं। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील अरोड़ा हैं। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, इस बार आपको चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पहले ये उपराज्यपाल थे। कहाँ के? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो है उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, लेकिन अब वो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल नहीं रहे, अब ये जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या अगला? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। ठीक है। ये सभी जो है नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को बताता हूँ। देखिए बात आ रही है यहाँ पे नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा ये किसके स्थान पे हुई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को लाया गया है। मतलब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अच्छा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। अच्छा किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है योजना आयोग की स्थापना की थी। वहीं नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा हुआ है, यानी कि एनडीए द्वारा हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी जो है नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, NITI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर जो है ये 7वें आयोग के जो है 7वें आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो YV रेड्डी हैं। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार यादव। ये सभी को पता होगा, रेलवे के एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं। अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी हैं। कौन है, प्रसून जोशी। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, ये सभी जो अपडेटेड है 9 अगस्त 2020 तक का। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारे चेंज हो गए थे, इसलिए मैं आपको करा दिया। ठीक है। अगला है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो कोलकाता में। पहले जब RBI की स्थापना हुई थी तब जो है इसका मुख्यालय जो कोलकाता में ही था, लेकिन वर्तमान समय में, कब, वर्तमान समय में ये जो है मुंबई में इसकी जो है मुख्यालय है। RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। अच्छा मुंबई कब चला गया, तो 1937 में ही शिफ्ट हो गया था RBI का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। अच्छा RBI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो आपको बताना RBI केंद्र का बैंक है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है LIC के अध्यक्ष कौन है, तो MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अच्छा LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये LIC का अध्यक्ष होता है, सॉरी LIC का फुल फॉर्म होता है। अच्छा LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। ठीक है। अच्छा कभी कभी नाबार्ड का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाबार्ड का भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए नाबार्ड का मैं आपको बताता हूँ। नाबार्ड का होता है फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में। LIC का भी मुख्यालय जो है मुंबई में। SBI सेबी का भी जो है वो मुंबई में ही है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे BCCI के अध्यक्ष कौन है, क्या है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सौरभ गांगुली। क्या होगा, BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI के सचिव कौन है, जय शाह। और BCCI के CEO नए जो बने हैं वह हेमांग अमीन। कौन है, हेमांग अमीन। ठीक है। अच्छा हेमांग अमीन जो है ये BCCI के CEO है। ठीक है, ये न्यू है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए BCCI से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 में हुई थी इसकी स्थापना BCCI की, और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। अच्छा इसका हिंदी मतलब क्या होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? क्या है? भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड हैं। कौन है? ग्राहम रीड। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। अगला है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। पहले थे शशांक मनोहर, इनको ये जो है इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन स्वीकार उस टाइम तक नहीं किया गया था जब मैं वीडियो बनाया था। उसके बाद जो है स्वीकार कर लिया गया, तो इस तरह से जो है इमरान ख्वाजा जो बने हैं आईसीसी के अध्यक्ष। ठीक है, अगला है आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनोज साहनी है। चलिए आईसीसी से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाता है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तब आपको बताना है 15 जून 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, अच्छा आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर फीफा की बात की जाए तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक में है। अच्छा ये ज्यूरिक कहाँ है? तो ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में है। अच्छा फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम, ये WHO के महानिदेशक हैं। वहीं WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वहीं WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। अच्छा WHO इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 194। ठीक है, कितनी? 194 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं UNO, इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा UNO इसका जो है सदस्य संख्या है 193। कितना है? 193 UNO की सदस्य संख्या। अच्छा UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा UNO इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपको बताना है मासात्सुगु असाकावा, ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा एशियाई विकास बैंक इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1966 में। कब? 1966 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो मॉड्यूलोंग मनीला में है। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 68 है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 60 के बाद जो है 61 नहीं होकर 62 हो गया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। कौन सा छूट गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एशियाई बैंक जैसे है, मैंने विश्व बैंक का भी लिख रखा था, चलिए विश्व बैंक के बारे में भी बता देता हूँ। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कि विश्व बैंक के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में इस बार कमेंट करके बताना है मुख्य रूप से। ठीक है, कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, लेकिन इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता होगा के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। वहीं इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग UPSC के चेयरमैन कौन है? तो आपको बताना है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई के प्रमुख कौन है? तो राम सेवक शर्मा जो है ट्राई के प्रमुख हैं। अगला है NTPC के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह जो है वो NTPC के चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगला है, और ये इस वीडियो का अंतिम पेज है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी है। अच्छा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि DRDO आखिर करता क्या है। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा DRDO का। तो DRDO जो है भारत की जो रक्षा के लिए आधुनिक हथियार का निर्माण करते हैं DRDO। ठीक है, DRDO का मुख्य रूप से काम है कि रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो है आधुनिक हथियार को बनाना। ठीक है, सैनिकों के लिए। अच्छा DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। अगला है CBSE के निदेशक कौन हैं, तो आपको बताना है मनोज आहूजा जो हैं CBSE के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अच्छा, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CBSE का फुल फॉर्म होता है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, हिंदी में बोले तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अच्छा, NCERT है ऊपर में, NCERT के निदेशक कौन है, ऋषिकेश सेनापति है। अच्छा, NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है NCERT का फुल फॉर्म। हिंदी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हिंदी भी बता देता हूँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ है, नई दिल्ली में। और CBSE का भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, NCERT के अध्यक्ष कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अंतिम है आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कि भारत के कानून मंत्री कौन है, तो आपको बताना है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भारत के जो है कानून मंत्री है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल मैंने 70 क्वेश्चंस कराया, जिसमें से 2 क्वेश्चंस छूट गया था। आपको जो है दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कौन कौन सा, एक तो आपको बताना है SBI के प्रमुख कौन है, साथ ही आपको बताना है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये किसी से छिपा नहीं है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। बिहार की धरती में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जैसी कई चीजें आपको हैरानी में डाल देंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिहार के कुछ ऐसे ही अजूबों के बारे में। इसकी शुरुआत हम करते हैं बिहार के वैशाली से। वैशाली की नगर वधू कही जाने वाली आम्रपाली, एक वक्त इनकी खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में थी। वैशाली जितना लोकतंत्र की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही नगर वधू आम्रपाली के लिए भी चर्चित है। इतिहास में आम्रपाली की सुंदरता का अगर जिक्र है तो उनकी जिंदगी में आई त्रासदी का भी जिक्र है, जिसके कारण उन्हें वैश्या तक बनना पड़ा। अब बात करते हैं बक्सर की। बक्सर के ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ एक वक्त मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी आया था। गजनी ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा, लेकिन लोगों ने जब ऐसा करने से उसे रोका तो उसने ये चुनौती दी कि अगर ईश्वर हैं तो इस मंदिर का प्रवेश द्वार बदल जाएगा। कहा जाता है कि जब गजनी अगली सुबह पहुंचा तो मंदिर का प्रवेश द्वार बदल चुका था। इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी है, जबकि देश के दूसरे शिव मंदिरों का दरवाजा पूर्व दिशा में है। इस घटना के बाद गजनी वहां से हमेशा के लिए चला गया। बिहार का बांका जिला, इस जिले में मंदार पर्वत मौजूद है। पौराणिक कथा की माने तो इसी पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में ये कहा जाता है कि देवताओं ने अमृत को पाने के लिए दैत्यों के साथ मिलकर इससे ही समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया, जिसके कारण पहाड़ में लकीरें उभर आई। अब बात करते हैं बिहार शरीफ जिले के राजगीर में सोनगढ़ गुफा की। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी ये है कि गुफा के बंद दरवाजे की दूसरी तरफ सोने का भंडार है। कुछ लोग इसे मौर्य शासक बिंबिसार का खजाना भी कहते हैं, तो कुछ लोग मगध सम्राट जरासंध का। गुफा के बंद दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की गई, लेकिन किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। पटना में मौजूद अगम कुआं, कहा ये भी जाता है कि इस कुएं की गहराई अनंत है और इसी वजह से इस कुएं का नाम अगम्य रखा गया था, जिसके बाद में अगम बुलाया जाने लगा और इसका नाम अगम कुआं हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि इस कुएं में सम्राट अशोक का खजाना छुपा है। वैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ वाली जगहों से मछली को दूर रखा जाता है, खासकर मंदिर में तो मछली प्रतिबंधित होती है। लेकिन बिहार में एक ऐसी जगह है जहां पर मछली की पूजा की जाती है। जी हाँ,
मधुबनी में स्थित राजनगर पैलेस के मंदिर की चोटी पर मछली की आकृति बनाई गई है। आपको बता दें कि राजनगर पैलेस को महाराजा रामेश्वर सिंह ने बनाया था और वो खंडवाला वंश के राजा थे। राजगीर में एक प्राचीन गर्म पानी का कुंड है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने करवाया था और यहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। खास बात ये भी है कि इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर हैं और लोगों की ये मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चमड़े की बीमारी दूर हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके सामने ऐसे ही रोचक तथ्य लाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कलेक्टर और डीएम क्या होता है। दोस्तों, इसको जानने से पहले हम दो चीज़ों को और भी जान लेते हैं कि आईएएस और जिलाधिकारी क्या होता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजेंद्र राजपूत। मैं आपका इस हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले आईएएस क्या होता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर हम हिंदी में बोले तो भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। 1946 में यह सेवा भारत के लिए प्रदान की गई है। आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी हर साल करवाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या आईएएस ही डीएम होता है? तो जी हाँ, आईएएस अधिकारी ही कलेक्टर, जिलाधिकारी अर्थात डीएम बनता है। जिले में सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न एक लोक सेवा आयुक्त होता है, जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं। आईएएस एक यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के बाद बनता है। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ कि डीएम क्या होता है। डीएम जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी वही व्यक्ति जो आईएएस होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए केवल यूपीएससी वाले आईएएस ही डीएम हो सकते हैं। स्टेट लेवल के भी छात्र डीएम बन सकते हैं, जैसे यूपी में यूपीएसएससी या मध्य प्रदेश में एमपीएससी। तो दोस्तों, डीएम आईएएस अधिकारी भी बन सकता है और स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि यूपी में यूपीएसएससी और मध्य प्रदेश में एमपीएससी, ये लोग भी डीएम बन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम जिलाधिकारी क्या होता है। यह भी डीएम का एक आईएएस अफसर होता है। फिर से मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर सिर्फ कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेज शासन के द्वारा एक पद बनाया गया था, जो भू राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया था। यह लोक प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से प्रमुख स्थान रखता है। दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ कलेक्टर की। आखिर कलेक्टर क्या होता है? अगर आप मुझ पर केवल इसलिए हंस रहे हैं कि मैं एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से क्यों बता रहा हूँ, तो आपको जानकारी दे दूँ कि मुझे यह बता देना चाहिए कि भारत में कई हिस्सों पर लोग डीएम को अलग अलग नामों से सर्च करते हैं, इसलिए मुझे फिर से वही जानकारी को दोहराना होता है। तो दोस्तों, कलेक्टर भी उसी को कहते हैं जिसे डीएम अथवा जिलाधिकारी कहा जाता है। सभी नामों अथवा पदों को विभिन्न तरीक़ों से समझने की ज़रूरत नहीं है। यह सभी एक ही प्रक्रिया की एक अंग है। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी से बहुत
समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ जानकारियों को दोबारा समझाने की ज़रूरत है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे जज और मजिस्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस बारे में भी लगातार मुझे प्रश्न मिल रहे हैं कि सर जज और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और दंडाधिकारी में क्या डिफरेंस है, बताइए। तो आज मैं बताने वाला हूं जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए इस लेक्चर को ध्यान से। तो जज और मजिस्ट्रेट दो तरह के मामले होते हैं, एक होता है सिविल मामला, एक होता है दांडिक मामला। सिविल मामले को हिंदी में कहते हैं व्यवहार विधि, व्यवहार मामले। सिविल केसेस इंग्लिश में, हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में दीवानी मामले। जो क्रिमिनल केसेस हैं उसे हिंदी में कहते हैं दांडिक मामले और उर्दू में कहते हैं फौजदारी मामले। तो सिविल प्रकृति के मामले क्या होते हैं या सिविल मामले क्या होते हैं, इनकी जानकारी मिलती है CPC 1908 के सेक्शन 9 में। तो सिविल मामले कौन से हैं? ऐसे मामले जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। दांडिक मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जिसमें अपराध के लिए प्रावधान है और दंड की मांग की गई है। तो दो तरह के मामले स्पष्ट समझ लें, सिविल मामले और दांडिक मामले। तो सिविल मामले और दांडिक मामले का एग्जाम्पल दे दूं कि कुछ मामले तो दोनों ही प्रकृति के भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप सिविल वाद ला सकते हैं, सिविल केस ला सकते हैं और कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि घर खाली करवाया जाए। दूसरी बात, आपको जितने टाइम वो आदमी आपके घर पर कब्जा करके रहा है उतने टाइम के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। एक तो हुआ सिविल मामला जहां आपने मांग क्या की, अधिकार की कि घर पर आपका कब्जा हो, और दूसरा क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन की कि जितने टाइम वो कब्जे पर रहा है उतने समय के लिए आपको एक निश्चित रकम दिलवाई जाए। दूसरा तरीका है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं, जहां पर आप मांग करें कि आपके घर पर कब्जा करने के लिए उसे जेल में डाला जाए, सजा दिलवाई जाए। तो दो तरह के अलग अलग मामले हैं। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो ये सिविल मामला है और इसकी सुनवाई जो कोई भी करेगा उसे कहेंगे जज, सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश। लेकिन वहीं आपने अगर दंड की मांग की है तो जो कोई इस मामले को सुनेगा उसे कहेंगे दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। इतना ही डिफरेंस है आपकी जानकारी के लिए। कुछ मामले स्पेशली सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कॉपीराइट के मामले, पेटेंट वाले मामले, ट्रेडमार्क के मामले, ये प्योर सिविल मामले हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ मामले द्वैत प्रकृति के हैं, डुअल नेचर के हैं। आपकी रेमेडी की मांग पर डिपेंड करता है कि वो सिविल में जाएगा या क्रिमिनल में जाएगा। तो इतनी सारी बात इंपॉर्टेंट है जज और मजिस्ट्रेट के लिए। ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सबसे नीचे जो न्यायालय है वहां ये बैठते हैं सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। जैसे ही हम ऊपर के न्यायालय में जाते हैं जो होता है जिला स्तर का न्यायालय, तो वहां पर में अगर सिविल मामला जाता है तो वो जिला न्यायालय में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और क्रिमिनल मामला जाता है तो वो जाता है सेशन कोर्ट में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, कई जगह आपने देखा होगा जिला और सत्र न्यायालय ऐसा लिखा रहता है कोर्ट के सामने। ये जिला न्यायालय वो है जो सिविल मामलों को सुनेगा और ये सत्र न्यायालय वो है जो क्रिमिनल मामलों को सुनेगा। तो जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज, वो सिविल मामलों को सुनता है और सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, ये क्रिमिनल मामलों को सुनता है। तो जैसे ही हम ऊपर कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट हैं, ऊपर कोर्ट में दोनों ही जज हैं। लेकिन जैसे ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपका होना ही न्याय हो जाता है। इसीलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा न्यायमूर्ति, जस्टिस, मतलब उनका होना ही न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप हैं। तो इस तरह से हम जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति इन शब्दों में डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काम की जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो हम लॉ की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सोशल कॉज कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको भी एक छोटा सा काम करना है, थम्स अप करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और किसी और टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर या ऐसे किसी टॉपिक पर जो आपके
सिलेबस में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या जो आपको परेशान कर रहा है लीगली या सोशली, उस बारे में आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर एक लेक्चर बनाऊं, या वो टॉपिक पर्सनली आपसे रिलेटेड है तो कोशिश ये की जाएगी कि आप तक उसका उत्तर पहुंचाया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। आइए आज हम बात करते हैं बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निर्वाचित माननीयों को सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन की। मंत्री, सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों को भारी भरकम वेतन भत्ता मिलता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को भी सरकार वेतन देती है ताकि अपने कार्य सुचारू ढंग से पूरा कर सके। बिहार में स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को कितना वेतन मिलता है, यह तो आप भी जानना चाहते होंगे। मैं बता दूं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इनमें जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच के पदों के लिए निर्वाचन होता है। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार बिहार में पंचायती राज के 3 प्रमुख ढांचे हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनमें ज्यादातर पदों पर निर्वाचन के द्वारा पद भरा जाता है, जबकि कुछ पदों को सरकार भरती है। ग्राम पंचायत सचिव और न्याय मित्र इन पदों पर स्थानीय सरकार भर्ती करती है, जो पंचायत जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर होता है। जानिए किसको कितना मिलता है वेतन। जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए प्रति माह, जिला परिषद उपाध्यक्ष 10,000 रुपए प्रति माह, पंचायत समिति प्रमुख 10,000 रुपए प्रति माह, पंचायत समिति उप प्रमुख 5,000 रुपए प्रति माह, मुखिया 2,500 रुपए प्रति माह, उप मुखिया 1,200 रुपए प्रति माह, सरपंच 2,500 रुपए प्रति माह, उप सरपंच 1,200 रुपए प्रति माह, जिला परिषद सदस्य 2,500 रुपए प्रति माह, पंचायत समिति सदस्य 1,000 रुपए प्रति माह, वार्ड सदस्य 500 रुपए प्रति माह, पंच 500 रुपए प्रति माह, न्याय मित्र 7,000 रुपए प्रति माह, ग्राम पंचायत सचिव 6,000 रुपए प्रति माह। सरकार ने इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहते हुए स्वाभाविक मौत होने पर परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान भी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.न्यूज़ को विजिट करें। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निशांत शर्मा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अटपटे हैरान कर देने वाले सवालों के बारे में जिनका जवाब दे पाना सभी के बस की बात नहीं है। कुछ ही ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने इन सभी सवालों का जवाब सक्सेसफुली दिया है। चलिए जानते हैं उन सभी सवालों के बारे में। पहला सवाल, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है? दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। पहला सवाल, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है? इस सवाल का सही आंसर है जीभ। जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाती है? इस सवाल का सही आंसर है खामोशी। अगर आप चुप हैं तो आप खामोश हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी खामोशी टूट जाती है। इस सवाल को 2014 में IAS इंटरव्यू में पूछा गया था और इस सवाल का सही आंसर कुछ ही लोग दे पाए थे। तीसरा सवाल, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है
जिसके 5 आंखें होती हैं? इस सवाल का सही आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी में 5 आंखें होती हैं। चौथा सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का निर्माण कब और किस व्यक्ति ने किया था? इस सवाल का सही आंसर है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने 1931 में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का निर्माण किया था। पांचवा प्रश्न, दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 3 दिल होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 3 दिल धड़कते हैं। छठा सवाल है, नंबर की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है पाइथागोरस। नंबर की खोज पाइथागोरस ने की थी। 7वां सवाल है, वर्ष में 1 बार और रविवार में 2 बार क्या आता है? इस सवाल का आंसर थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप लोगों को इस सवाल का आंसर पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सवाल का सही आंसर है वाह। वाह वर्ष में 1 बार और वाह रविवार में 2 बार आता है। 8वां सवाल, वह कौन सा शब्द है जिसमें फल, फूल और मिठाई तीनों शब्द आते हैं? इस सवाल का सही आंसर है गुलाब जामुन। गुलाब फूल व जामुन फल का नाम है और गुलाब जामुन मिठाई का नाम है। 9वां सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात में ही किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है डिनर। डिनर यानी रात्रि का भोजन। 10वां सवाल, शरीर के किस भाग में पसीना नहीं निकलता है? आईएएस इंटरव्यू में इस सवाल का आंसर सिर्फ कुछ ही लोग दे पाए थे और इस सवाल को 2012 में आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया था। इस सवाल का सही आंसर है होठों से। शरीर में सिर्फ होठ ही ऐसा भाग है जिसमें कभी पसीना नहीं निकलता है। दोस्तों, अगर आपने इन सभी सवालों का जवाब सक्सेसफुली दिया है तो आप मुझे अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2006 में मैंने 10वीं पूरी की। 21 मार्च को मेरी परीक्षा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारी छोटी सी बाइसिकल रिपेयरिंग की दुकान है। तो पापा के जाने के बाद एक निर्णय लिया कि घर के सब प्रेशर डालने लगे कि अभी घर का किसी को तो का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या करना है, 10वीं कर ही ली थी। सो एक डिसीजन लिया कि अभी पापा के धंधे को वापस रिवाइव करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करेंगे और पढ़ाई छोड़ने का पूरा मन बना के मैं धंधे में आ गया। उसके बाद फिर रिजल्ट आया 10th का, तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था। घर पे आया, सब रो रहे थे। अभी बहुत अजीब लग रहा है। मैं कल इतने इंटरव्यूज दिए, मैं कभी नहीं रोया। पता नहीं, चाणक्य मंडल का स्टेज है, अपने परिवार जैसा है, इसलिए रोना आ रहा है। हाँ, तो मैं घर पे आया, मम्मी से बातचीत हो रही थी। फिर मम्मी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले, तू पढ़ाई कर। तो 11th और 12th ये 2 मेरी ज़िंदगी के अभी तक सबसे कठिन वर्ष रहे। मेरा उस समय शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, निकलता था, 7 बजे कॉलेज, 1 बजे वहाँ से, 2 बजे से रात को 10 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मेरे को 1 मिनट सेटल होने देंगे? या प्लीज। ओके। मुझे यूजुअली रोना नहीं आता है सब बताते हुए, मैं बहुत प्राउड हूँ ये सब चीज़ के लिए, लेकिन गॉड नोज क्यों हो रहा है। ओके, सो मैंने फिर मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में रहता था, आता था 2 बजे से रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़ाता था, 10 बजे रात को दुकान पे जाके हिसाब किताब करके दुकान बंद करके वापस घर पे आते थे। फिर रात को पढ़ाई, वही 12-1 बजे तक सोना, जैसा अभी शेड्यूल है वैसे तभी भी था। तो मेरी मम्मी उस समय दुकान चलाती थी
मेरी बड़ी बहन है मुझसे एक, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो मेरा 11th-12th जो है पूरा इसी तरह से गया हुआ है। तो मुझे अभी मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा था और मुझे एडमिशन लेने के लिए वो अभी डोनेशन लगता है ना, तो 10,000 रुपये, हमारे यहाँ एक ही कॉलेज है अच्छा जहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। सो वहाँ पे 10,000 रुपये डोनेशन था, भरना था, पैसे नहीं थे। तो ऐसा मैं और मम्मी ऐसे दुकान पे बाहर बैठ के ऐसे चर्चा कर रहे थे। मैं बोला मम्मी को, मम्मी जाने दो, क्या करना है, मेरा मन वैसे ही बन चुका था, मेरे को दुकान करना है ना। सो मैं बोला मम्मी जाने दो, क्या करना है पढ़ाई करके, मैं 1 साल रुकता हूँ, अगले साल वापस से देखा जाएगा कुछ होगा। और मम्मी वैसे मायूस बैठी थी। तो मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर में दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए थे। और वो मुझे देख के रुके, वहाँ पे रुके, उन्हें पूछा क्या चल रहा है। तो मैंने पूरा बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने सोचा है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, है ना। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत 10,000 रुपये निकाल के दिया, बोला ये लो, जाओ एडमिशन करवा के आओ। सेकेंड लिस्ट लगने को आधा घंटा बाकी था, तब मैं वहाँ पहुँचा, है ना। और बहुत रिक्वेस्ट की, लिस्ट बन चुकी थी सेकंड लिस्ट, है ना, बहुत रिक्वेस्ट की, ऐसा करके मेरा 11th-12th का एडमिशन हुआ। एडमिशन तो हो गया, 600 रुपये महीना फीस है, क्या किया जाए। तो मैं जब पहले एडमिशन लिया तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं बोला मैं जी तोड़ पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा, और मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। पहले ही महीने में मैं क्लास में, अभी भी जो लोग जानते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, मैं एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो सब थोड़ी आवाज़ मजबूत लगती है ना। तो सारे टीचर्स इंप्रेस हो गए और सबको पता चल गया था कि मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है। 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी है, मैंने 1 रुपया फ़ी भरा नहीं है 11th-12th। इसके बाद 12th का CET वगैरह दिया, ये सबके मैंने 1 रुपया मेरी पढ़ाई पे आज तक खर्चा किया नहीं है। मेरी मम्मी ने किया है, ऑफकोर्स बहुत कम किया कंपेरेटिवली। मेरे को सबका, मेरे फॉर्म्स का पैसा कोई भर देता था, मेरे बुक्स का पैसा कोई दे देता था, ऐसा हुआ है। CET दी, CET में 180 मार्क्स आए 200 में से। ये हुआ कि एडमिशन लेना है। अब इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो मम्मी ने 2 साल में पैसे जमा करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सैलरी थी। फर्स्ट ईयर का हो गया, बोला फर्स्ट ईयर में जाके 1 लाख रुपए का पूरा बजट था, 70,000 फीस, रहना खाना, 1 लाख रुपए का बजट था। बोला ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर हो गया, एडमिशन ले लिया। अगेन सेम थिंग, मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर का फीस भर दिया, सेकंड ईयर का फीस भरने का नहीं है। फर्स्ट ईयर में आया, सबने डराने लगे, यार इंजीनियरिंग में तो बैकलॉग लगता ही है ना, बिना बैकलॉग के अगर तू पास हो गया तो इंजीनियरिंग की ही नहीं है, ठीक है। जो टॉपर लोग होते हैं वो अलग ही दुनिया के होते हैं। सो मैं थोड़ा सहम गया, लोगों ने क्लासेस वगैरह लगा लिए, सब्जेक्ट के लिए मैं क्लासेस लगा नहीं सकता था। तो मैंने फुल टाइम अच्छी तरह से मैंने बोला यार इनको हटाओ, मेरे को जो करना मैं वो करता हूँ, ठीक है। ये एटीट्यूड मेरे अंदर मेरी मम्मी की वजह से आया, मेरे को जो करना है उस पर ध्यान देता है, दुनिया क्या बोल रही है उससे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाई शुरू की, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 86% आए, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। जब 86% आ गए, सारी टीचर्स ने नोटिस किया, अरे 86% तो MIT का रिकॉर्ड है। अब बाद में ब्रेक हो गया, अभी तो कुछ भी आ जाते मार्क्स, ठीक है। तो उस समय रिकॉर्ड था, तो टीचर्स ने नोटिस किया, अरे ये कौन है। फिर माधवी लता मैडम नाम की एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, तो वो उन्होंने मेरे को राखी बांधी है, शी इज़ माई राखी सिस्टर। तो उन्होंने बुलाया, अरे वरुण क्या है, तो मैंने मैम को पूरा सिचुएशन घर की मेरी एक्सप्लेन की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर, डीन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर हर एक को मेरी सिचुएशन पहुंचा दी। एंड वहाँ से एक प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, तो मेरी फीस मेरे फ्रेंड्स ने भरी है ना, फ्रेंड्स ने, उनके पेरेंट्स ने। मेरा एक फ्रेंड शायद यहीं बैठा है, भी आया है, मैसेज आया था। ओके, तो सेकेंड ईयर में ऐसा हो गया। फिर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में वो फ्रीशिप मिल गई, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। इंजीनियरिंग होने के बाद अभी ये सिविल सर्विसेज का भूत कैसे आया। अभी इंजीनियरिंग के बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ यूनिवर्सिटी का। ऐसा था कि अभी इंजीनियरिंग के बाद क्या, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यूज दिए, जॉब्स लग गई मेरे को, बहुत 5-6 जगह से अभी भी ऑफर्स हैं, मतलब स्टैंडिंग है। बोला कि अभी भी आपको आना है, आप कॉल करो, आ जाओ, ठीक है। सो प्लेसमेंट अच्छी हो गई थी, लेकिन हमको भूत सिविल सर्विस का तब तक चढ़ चुका था। सबसे पहले मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिली थी, तो मैंने बोला यार कॉर्पोरेट में नहीं जाते, हमको अपने टेक्निकली रहना है,
हम पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की तैयारी मतलब गेट वगैरह की, मैंने गेट 3rd ईयर में दी थी, मेरा रैंक 384 आया। फाइनल ईयर में दी 143 आया। बोला यार अब तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। ये PSU का जॉब मिल गया, तब मैं कुछ लोगों से मिलने गया, है ना, ऐसे ही चर्चा करते करते। तो उन्होंने बोला यार तू टेक्निकली इतना अच्छा है ना, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्राइट, व्हाई डोंट यू गिव IES, इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब मैंने सिलेबस देखा, बोला यार ये तो अपना ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, मैंने गेट दे दी थी और आई वॉज अबाउट टू टेक एडमिशन। तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं, PSU छोड़। तो मैंने PSU को नहीं लिया, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू की। 3-4 महीना मैंने वो किया, ठीक है, 3-4 महीना वो किया। तब लोगों से बातचीत चालू ही रहती है, आप वैक्यूम में जाके पढ़ाई नहीं शुरू करते, है ना। सो आप लोगों से बातचीत करते, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया है तू इतना ब्राइट है ना, तू इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों कर रहा है, तू सिविल सर्विसेज देख, है ना, वो तो और बड़ी पोजीशन है। तो मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है ना। तो सिविल सर्विसेज का देखते हैं क्या है। तो पहले तो उठाया हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ नहीं समझा। मैं बोला यार ये तो सर का दर्द है ना। तो उसके बाद मैंने बोला करेंगे। तो मैं एक जन से मिलने गया था। अब मैं यहाँ पे दूसरा रीज़न बताता हूँ हम क्यों पीछे रह जाते हैं। मैं एक जन से मिलने गया था, वो बोल रहे थे कि यार UPSC में जो पास होते हैं ना, ये तो 30 मार्क खान होते हैं, है ना, मतलब ये। तो देखो जब आप खुद को सब स्टैंडर्ड समझने लगते हो कि यार वो 30 मार्क खाने में सब स्टैंडर्ड हूँ, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सब स्टैंडर्ड में कभी कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। अगर आप खुद को सब स्टैंडर्ड मान लिए हैं तो आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम्पीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैं जब उनसे मिलने गया था तो मैंने उनको बोला था कि वो होगा 30 मार्क खान, मैं भी 30 मार्क खान हूँ। घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो मम्मी बोल रही थी यार अब तो जॉब करना है, अब मैं थक गई हूँ, मेरे को पैसे चाहिए अभी, और मेरे को सिविल सर्विसेज का भूत चढ़ा था। तब मैं 10-15 दिन मेरी मम्मी मेरे से बहुत नाराज़ थी, बोलती नहीं थी, बातचीत हमारी होती थी, लेकिन आपको समझता है राइट, मम्मी और बेटे का एक कनेक्शन होता है, आपको समझने लगता है कि आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है। लेकिन तब तक मेरी ज्वाइनिंग की डेट जा चुकी थी, मम्मी भी कुछ कर नहीं सकती थी, तो मम्मी ने भी फिर मेरे को सपोर्ट किया। बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को फुल सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। अब आ गया जनवरी का टाइम। जनवरी 2013 मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। जनवरी 2013 मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मई 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को प्रीलिम्स देनी है। मेरे पास 4 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए, तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। 4 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है मैं लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस करता हूँ, मैं अभी उस पर 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेता हूँ उस पर, ठीक है। तो 4 महीने में मैंने न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, प्रायोरिटाइज किया, सारे सब्जेक्ट्स नहीं किए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। और मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, वहाँ से कभी कभी चला जाता हूँ, यार नहीं ये अपनी बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत सेलेक्टेड स्टडी की, बहुत फोकस स्टडी की। 4 महीने में मैंने प्रीलिम्स दी। अब प्रीलिम्स देने के बाद एक फीलिंग आ जाती है, यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो अरे वो फीलिंग थी, अरे यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, अब मेंस की तैयारी करना शुरू करना है। ओके ठीक है, मेंस की तैयारी शुरू। अब मेंस के लिए ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शनल मैं लोगों से पहले बात की थी तो बोला था ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा है, पबैड अच्छा है, बहुत लोग लेते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू की। ज्योग्राफी पढ़ा, वो सविंद्र सिंह उठाया, अरे यार ये क्या बोल रहा है, 2 चैप्टर्स हुए, 2 चैप्टर्स इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था। मैं बोला यार ज्योग्राफी अपने बस की बात नहीं है, हटाओ। पबैड उठाया, वो थिंकर्स की लिस्ट, अरे बाप रे सर दुखने लगा, तो पबैड हटाया। उसके बाद मैंने एंथ्रो उठाया, वो हटाया, साइकोलॉजी उठाया, वो हटाया। अब इसमें जो है अब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था मेरा, ऑप्शनल फाइनल नहीं हुआ था। अब ऐसी हालत में क्या किया जाए। मैं चिन्मय भैया के पास गया, अरे चिन्मय भैया ये क्या हो गया है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चिन्मय भैया ने बोला एक काम कर, तो अब तू पोल साइंस पढ़ के देख, ठीक है। तो मैंने पोल साइंस की शुभ्रा रंजन की बुक है, मैंने वो उठाई और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो मैं वो पढ़ा। मैं बोला हाँ यार ये जम रहा है अपने को। लेकिन तब तक मेरा तो अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, मेंस के फॉर्म भरने का मौका आ गया था, है ना। अब मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तब मैं सारी बुक सामने लेके बैठा था, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, है ना, और मैं सोच रहा था मैं ऑप्शनल कौन सा भरूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने वहाँ पे पोल साइंस डाला और उसके बाद मैंने पोल साइंस लिया, बोला अभी ये सब साइड हटाएगा, मेरा ऑप्शनल पोल साइंस है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैंने पोल साइंस की प्रिपरेशन शुरू की। दिसंबर में मेंस थी। मेंस में मेरा GS1 GS2 का पेपर बहुत ख़राब गया था। मतलब मैं ऋषिकेश भैया मेरे साथ ही थे, है ना, और GS1 का पेपर निकलने के बाद मैं डिप्रेस था। मैं खाना नहीं खाया था, वो ब्रेक होता है बीच में 2 घंटा। मैं बोल रहा था भैया मैंने 125 का अटेम्प्ट किया है 250 में से, वो बाद में ज़्यादा था, मैंने उस समय मिस कैलकुलेट किया था, हाँ ठीक है। तो भैया मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया है, हाँ। तो मैं एकदम प्रेशर में था, लेकिन अटेम्प्ट कम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा रीज़न क्या है सेलेक्ट होने का, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है। मैंने मेरे आंसर्स को हमेशा ओरिजिनल रखा है। मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मैंने कभी डाइजेस्ट फॉलो नहीं किया कोई, मैं अपने आंसर्स खुद बनाता हूँ।
मैं नोट्स मेकिंग का मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, 4 फायदे हैं वगैरह वगैरह। नीचे बैठे थे, रिजल्ट आने वाला, मेरे को चिन्मय भैया का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। तो मैं चिन्मय भैया को फ़ोन लगाया, भैया आपने रिजल्ट देखा क्या? तो भैया बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ तो मैंने पूछा भैया आपने रैंक देखी क्या मेरी कितनी है? तो भैया ने बोला 32। मैं बोला हाँ 32 कितना, 132 232 कितना 32 है ना? सो भैया ने बोला नहीं ओनली 32। मैं बोला अरे बाप रे। तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अरे यार अपनी ओनली 32 रैंक है ना? सो ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी आंसर्स कैसे इवैल्यूएट करती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अटेम्प्ट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर आपके आंसर्स ओरिजिनल है तो आप अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम भी होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपसे जो गलतियां हो गई हैं आपके और सोचने से वो गलतियां करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपका काम ये है जो गलतियां हो गई हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे की आप प्लानिंग कैसे कर रहे हो। मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करता था मैं ये बताता हूँ, मैंने क्लास में बहुत बार बताया। हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको 10 टर्म्स नहीं दिखाई देते है ना, कि यार मेरे को ये 10 टर्म्स की स्टडी करनी है आज। तो मैं एक नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें वो सारे टर्म्स लिखता था कि आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था तो मैं इंटरनेट पर रोज़ 2 घंटा का मैंने टाइम रखा था कि 2 घंटा बैठ के वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है। तो इंटरनेट पर बैठे तो कई बार क्या होता है 10 टॉपिक्स आपने लिखे तो 5 ही टॉपिक्स हो पाते हैं। किसी दिन अपने को आलस हो जाता है तो अपन 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके वो 5 हो गए तो दूसरे दिन में चले जाते हैं, तो आपके दूसरे दिन ऐसे बैकलॉग जो है बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होती है वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर एक दिन सडनली टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा। तो जब ऐसा होता था तब मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता था, वो बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे, ठीक है। सो अभी जो गलतियां हो गई हैं, ठीक है, उनको करेक्ट करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स के केस में काम करता है क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें रिपीट होती है ना। आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको कोई ना कोई फॉलोअप करेगा, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ दिखेगी, आप फ्यूचर में उसको वापस से इंटरनेट पर रेफर कर सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर के केस में ये बैकलॉग क्लियरेंस का केस चलता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने मेरी यूपीएससी की तैयारी की, मेंस क्लियर हो गए, ठीक है। अभी इंटरव्यू में क्या करना है ना। इंटरव्यू में जाते टाइम मैंने तो पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है ना। मैं जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। सो मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटरव्यू में। तो यूपीएससी इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बाहर जैसे लोग डराते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं ना वो डराते ज़्यादा हैं। जो इंटरव्यूज़ दे के आए हैं आप उनसे बात करेंगे ना तो वो बताएंगे नहीं यार मस्त है, चिल रहते हैं, आराम से जाओ देख के आओ। तो उसके बाद आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये मेरी जर्नी की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। एक्चुअली 15 मिनट में अपना प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो इसके लिए समय की पाबंदी की वजह से अपन नहीं बात कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ फ्यूचर में अपन वापस से मिलेंगे और अपन और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिय साथियों नमस्कार, AFE-IAS में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस IAS के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके सामने हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और मुझे लगता है कि उनका ये कंसर्न बहुत रेलिवेंट भी है, बहुत जायज़ भी है, क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार होता है और जो उसके ऊपर इमारत भी बनती है वो फिर परत दर परत बनती चली जाती है जो बहुत स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड्स, पहली बात जो आपको इसके लिए ध्यान रखनी है कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे, 2 चीज़ों पर विचार करें। नंबर 1, आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये मानकर चलिए कि शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई एक जैसी ही शुरुआत करेगा। आफ्टर ऑल आपके पीछे एक बैकग्राउंड है एजुकेशनल, आप किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो बहुत मायने इस बात में रखती है कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, वह यह कि आपकी अभी एज कितनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी ये पूछते हैं कि सर हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें। फिर जो दूसरा लेवल आता है वो
ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट का आता है, जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। फिर वह स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अब वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप देखिए एज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। पहला 12th तक के स्टूडेंट, दूसरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट और तीसरा वे स्टूडेंट जो अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और अब सिविल सर्विस की तैयारी में जुटना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए मैं पहले बात करना चाहूंगा एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं खासकर दो तरह के बैकग्राउंड लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। पहला है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट जिसे हम आर्ट्स कहते हैं और दूसरा जो ग्रुप है वह साइंस एंड कॉमर्स का है। तो ये दो तरह के ग्रुप हुए। अब आपको पहले तो यह देखना है कि आप इनमें से किस में हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी और यदि आप साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो आपकी शुरुआत अलग तरीके से होगी। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस हो, जो 60 to 70% जो रोल होता है वो जनरल स्टडीज के 4 सब्जेक्ट्स का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और ये संयोग ही कह लीजिए कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। तो देखिए यदि आप ह्यूमैनिटीज के ब्रांच से हैं तो बट नेचुरल है कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं और हो सकता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो इन चारों में से कोई सब्जेक्ट भी आपका रहा हो। तो ऐसे में आपकी इन सब्जेक्ट के बारे में जो तैयारी की शुरुआत करने का जो स्तर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, राइट। और अगर साइंस और कॉमर्स से आप हैं तो वो फिर बिल्कुल अलग होगा। अब ये अलग कैसे होगा? सामान्य तौर पर आप किसी से भी बात कीजिए तो वो हमेशा सजेस्ट करेगा आपको कि आप एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी की किताबें ही सफिशिएंट नहीं है, उसके आगे भी आपको कुछ बातें पढ़नी होंगी, लेकिन शुरुआत करने के लिए नो डाउट कि एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट बुक्स। अब एनसीईआरटी की किताबें 6th to 12th तक की हैं, राइट, 6th to 12th तक की। यदि आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स से आप या तो डायरेक्ट 9th से एंटर कर जाइए या चाहे तो 11th से एंटर कर जाइए। अगर आप ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से हैं तो, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, और यदि आप इससे नहीं हैं यानी कि साइंस या कॉमर्स से हैं तो मेरी बहुत ही सिंसियर एडवाइस आपको है फ्रेंड्स कि आप 6th की किताबों से शुरुआत करने में परहेज न करें कि मैंने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं 6th की किताब पढ़ूंगा। जब आप शुरुआत 6th से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। आप उसके बेसिक्स को बड़े सरल भाषा में एग्जाम्पल के जरिए समझते चले जाएंगे और यही सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है। और वैसे अगर सच पूछे तो इन जनरल यदि आप मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए कि किससे शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं सभी के लिए कह सकता हूं कि 6th से शुरुआत कर लीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? 6th की किताबें 7th बैक में बड़े सरल तरीके से लिखी गई हैं, पतली पतली किताबें हैं। अगर एक एक किताब पढ़ने में आपको एक एक 2-2 दिन लग भी जाते हैं तो उससे कौन सा बहुत ज़्यादा समय आपका बेकार जाएगा। तो यह हुई फ्रेंड्स एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात, राइट। अब मैं आता हूं कि आप अभी किस एज पर हैं, यानी कि आप 11th 12th में हैं, ये पहला सेगमेंट है। दूसरा आप ग्रेजुएशन में हैं, ये दूसरा सेगमेंट में है। और तीसरा एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट है जिसमें अब आप तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स अच्छी बात है कि कोई स्टूडेंट 11th 12th में है और उसने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन यहां मैं थोड़ी सी सलाह भी देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि अभी दिमाग में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि आप सिविल सर्विस के लेवल की तैयारी कर सकें। हाँ, चूंकि आपने सोच लिया है तो कुछ सतर्कताएं आपको जरूर बरतनी चाहिए और कुछ काम भी शुरू कर देने चाहिए। सतर्कता यह है कि अब जो आप पढ़ रहे हैं, प्लीज अब उन्हें रटने पर मत जाइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि अपने पढ़ने के स्टाइल बदलिए, पढ़ने का ढंग बदलिए, कुछ चीजें शुरू कर दीजिए। जैसे रोजाना कोशिश कीजिए कि एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें। आप हिंदी का भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं।
ठीक इसी तरह से कोशिश कीजिए कि रोज आप एटलीस्ट रात की रेडियो न्यूज तो सुन ही लें। रेडियो न्यूज जो 8:45 से 9 बजे तक हिंदी में आती है और 9 बजे से 9:15 बजे तक इंग्लिश में आती है। आदत डालिए। शुरू में आप बोरियत महसूस करेंगे, आप बातें भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे परेशान मत होइए। धीरे 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 आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल आप बस इतना ही कीजिए। नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, दिमाग में किसी तरह का तनाव दबाव मत लाइए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको उसकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करने में। लेकिन यदि आप ऐसा अभी से करते चले जाएंगे तो जब आपकी एज हो जाएगी कि आपको एग्जाम देना है, तब तक आपकी जो समझ है वो बहुत डेवलप हो चुकी होगी और आप यूं कह लीजिए कि इस सांचे में ढल चुके होंगे। एक लय मिल चुका होगा सिविल सर्विस से आपका, और ये आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है उन्हें मैं एक सिंसियर एडवाइस यह देना चाहूंगा कि प्लीज अगर यदि आपके लिए संभव हो तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी सेलेक्ट कर लें, अभी से सेलेक्ट कर लें ऑप्शनल सब्जेक्ट। और भले ही वह आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट न हो, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने में होती है। सोच करके देखिए कि अगर आप 2 साल 3 साल से इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस समय तक कितनी अच्छी पढ़ाई आपकी हो चुकी होगी। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपको भी वही करनी है जो मैंने 10th और 11th के स्टूडेंट के लिए सजेस्ट किया है, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको भी डेली न्यूज सुनना है। एक बात मैं आपके लिए स्पेशली ऐड करना चाहूंगा, और यदि 10th 11th के स्टूडेंट भी चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, और वह यह कि AFEIS.com पर डेली ऑडियो लेक्चर आता है जिसमें जो न्यूज़ होती हैं उसके एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं, अखबारों के कुछ क्लिपिंग्स आपको दिए जाते हैं। यदि आप उसे सुन सकें तो यूं कह लीजिए कि वो सोने में सुहागा होगा। आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि एक इंसाइट डेवलप होता चला जाएगा जनरल स्टडीज के बारे में, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अभी से इसमें दक्ष हो जाएंगे। तो ये आपको करना चाहिए बिगिनिंग के लिए। दोस्तों इसी के साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं, यदि आप कर सकते हैं, इसके लिए समय निकाल सकते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विस में अब जिस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं स्पेशली प्री में, उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आप सिलेबस के दायरे से भी निकल करके कुछ पढ़ाई करें। तो कोशिश करें कि दूसरे सब्जेक्ट्स की जो किताबें हैं, आपके इंटरेस्ट की किताबें हैं, आप थोड़ा उन्हें भी बीच बीच में उलट लिया करें, उन्हें भी पढ़ लिया करें। ठीक इसी तरह से अगर आपके शहर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ रही है लेक्चर देने के लिए तो आप जाएं, उसे सुने, उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। आजकल तो यूट्यूब पर भी आप देखिए एक से एक शानदार लेक्चर अवेलेबल हैं, थोड़ा सा समय उसके लिए आप निकाल सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। बाहर थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करें, जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका धीरे धीरे संकोच टूटेगा और इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, जो इंटरव्यू के लिए आपकी बहुत अधिक मदद करेगी। साथ ही एक बात और फ्रेंड्स, मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट तैयारी तो करने लगते हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, जबकि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो आपके लिखने में गलतियां होती हैं, जो बोलने में गलतियां होती हैं, उन्हें आप करेक्ट करें धीरे धीरे और लैंग्वेज को अधिक इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते चले जाएं। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें अनजाने में आप करते चले जाएंगे और जब वह वक्त आएगा कि आपको कंपटीशन के मैदान में किसी का मुकाबला करना है तो आप अपने को दूसरों से बहुत ही अधिक बेहतर और मजबूत स्थिति में पाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स अंत में, और वो ये कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं या उससे पीछे जो भी 10th 11th में ही क्यों ना हो, प्लीज़ नोट्स बनाने के बारे में मत सोचिए, है ना। नोट्स बनाइएगा। जब आप पूरी तरह से ग्रेजुएशन के बाद इसी तैयारी में लग जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप उस समय नोट्स बनाइएगा, क्योंकि उस समय जो आप नोट्स बनाएंगे उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होगी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं और बिगिनर्स के तौर पर, एक नए कमिंग स्टूडेंट के तौर पर आप इस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। विनम्र शुरुआत कीजिए, माइल्ड शुरुआत कीजिए, स्लो शुरुआत कीजिए। यह सिविल सर्विस के आप कह लीजिए स्टाइल ऑफ रीडिंग कह लीजिए या तैयारी करने
का एक जो विज्ञान है वो कह लीजिए, उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है कि सुटेबल आधार है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब अंत में यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहें, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। गुड लक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीके पढ़ते हैं तो इस कमाल की वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जीके के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं और उनका जवाब भी बताया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में क्या पाया जाता है? इसका जवाब है सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा सवाल है, आंख का वजन कितना होता है? इसका जवाब है सामान्य तौर पर हमारी आईबॉल का वजन एक औसत 28.35 ग्राम होता है। तीसरा सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश की डेंग वैली की देवांग घाटी वो जगह है दोस्तों, चाइना म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित भारत के इस स्थान पर करीब 2.5 घंटे पहले ही सूर्य निकल आता है। चौथा सवाल है, समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका जवाब है समोसे को अंग्रेजी में रिसोल कहते हैं। पांचवा सवाल है, कौन से देश में सोने का एटीएम है? इसका जवाब है दुबई में एक ऐसा एटीएम है जो 24 कैरेट सोने से बना है। इसमें पैसों की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। छठा सवाल है, किस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं होता है? इसका जवाब है टिट के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं होता है। सातवां सवाल है, कौन से देश के 2 राष्ट्रपति हैं? इसका जवाब है सान मारिनो देश के 2 राष्ट्रपति हैं। आठवां सवाल है, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है? इसका जवाब है सऊदी अरब देश में। 9वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? इसका जवाब है सिटी मांटेसरी स्कूल, जो कि आपके लखनऊ में स्थित है। 10वां सवाल है, भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? इसका जवाब है अधोगामी दर से लगाया जाता है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।